तो ये देखें आप सोल्यूशन। सबसे पहले ये 12.1 8वां क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज x प्लस 2y z दिया है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 2x माइनस y लेस देन इक्वल टू 0, 2x प्लस y लेस देन 200, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन। तो सबसे पहले ये ड्रॉ करें, x प्लस 2y 100, y को 0, x आया 100, x को 0, y आया 50, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद देखें दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, y को 0, x आया 100, x 0, y आया 200, तो ये लाइन आगे देखिए। उसके बाद आई y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, ये लाइन है, देखिए इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब आप ये इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, आप देखिए दिस इज p, दिस इज q, तो एक आपकी y इज इक्वल टू 2x है, ये y इज इक्वल टू 2x है, और ये जो लाइन है दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 200, तो 4x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 50, तो x 50, तो यहां देखिए आप इस पॉइंट इज 50 और y आ गया 100। तो इंटरसेक्शन निकालने बहुत जरूरी है, आपको बताया था मैंने। इन दो में तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो जो दो इक्वेशंस दी हुई है जरूरत ही नहीं, क्योंकि सीधा ही आ गया आपका दिस पॉइंट इज 100 0, दिस इज y 0 x 100, तो ये नोट करें आप, दोनों में 100 0 इंटरसेक्शन। अब ये पॉइंट है q, q जो इंटरसेक्शन किस किस का है, q इज इंटरसेक्शन ऑफ, q जो इंटरसेक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू 2x एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 2x, तो 5x 100, x आ गया 20, सो दिस पॉइंट इज 20 एंड y इज 40। तो ये देखिए आप, ये आया शेडेड रीजन, आप देख लेते हैं फिर क्या है। 0 0 डालें, 0 ग्रेटर देन 100 फॉल्स है, तो इसमें ऊपर वाला है, इसमें डालें 0 0, 200 ग्रेटर देन 0 2 है, इसमें नीचे वाला है। तो नोट करें, एक के लिए ऊपर वाला, दूसरे के लिए नीचे वाला, तो ये कॉमन हो गया दो के लिए। अब तीसरी भी है 2x माइनस वाई लेस देन, वो तरीका मैंने आपको बताया है, इसमें देखने की इधर या तो इधर वाला होगा इधर वाला होगा, दो ही होंगे। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 है ही है, तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड आएगा। तो इसमें आप देख लें 2x माइनस वाई लेस देन 0 में भी ये वाला रीजन लेंगे, ये वाला लेंगे, तो 100 0 डालें, 100 डालें, 200 लेस देन 0 फॉल्स है, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, 100 0 हमारे आंसर में नहीं आएगा, तो ऊपर वाला होगा। तो कॉमन रीजन आपके सामने है, दिस इज योर कॉमन रीजन, कन्वेक्स रीजन इज कॉमन रीजन। तो ये शेडेड रीजन आपका कॉमन रीजन टू ऑल इनइक्वालिटीज आ गया। तो शेडेड रीजन हियर, शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन, जो शेडेड रीजन है वो आपका फिजिबल रीजन आ गया। और जैसे कि आपको पता ही है कि इट इज बाउंडेड, तो मैक्सिमम मिनिमम होगा ही होगा, अनबाउंडेड तो है नहीं। क्लियरली शेडेड रीजन इज बाउंडेड, शेडेड रीजन बाउंडेड है, सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज देयर। तो मैक्सिमम होगी, मिनिमम भी होगी। वी विल कैलकुलेट z at 4 पॉइंट्स, कहां कहां देखें, p पॉइंट आपके सामने है, x प्लस 2y 100, तो दैट इज योर 0 50, और p पे निकालें तो z आपका x प्लस 2y है, तो इसमें डाल दें x 0 y 50, z आ गया है। एट 0 200, 0 200 पे निकालें तो दैट इज 400। उसके बाद 50 100, 50 100 पे z निकालें 250। उसके बाद आप ये पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट आपका 0 200 पे भी आपने निकाल लिया, एक पॉइंट ये, तो ये पॉइंट देखिए कौन सा है, y इज इक्वल टू 2x, तो इसमें x 20 है, y 40, तो x 20 40, क्योंकि चार कॉर्नर्स हैं, चारों कॉर्नर्स पे वैल्यू निकलेगी। तो p आपका 0 50 है, जो कि आपने ये पॉइंट p मानना है। b1 आपका 0 200 है, b1 ये ले लें, नाम दिया है आपने, 50 100 को p दिया है, इस पे भी वैल्यू आ गई। एट 20 40 इसको q देंगे, तो इस पे z आएगा 20 40, तो x 20 y 40,
z इज इक्वल टू x प्लस 2y 80, तो ये आ गया 100। तो अब आपके सामने मैक्सिमम वैल्यू here is 400 and that occurs at, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है that is 400 और 0 to 100 पे आ रही है। देखिए आप 0 to 100 पे सबसे ज्यादा वैल्यू है मैक्सिमम 400 और जो मिनिमम वैल्यू है that is occurring at 2 points। तो मिनिमम 2 पे आ रही है, 050 पे आ रही है, देखिए 100 आ रही है वैल्यू 050 पे और एक 2040 पे आ रही है, 050 और 2040। तो इन दो पॉइंट्स पे आ रही है, वन इज B another is Q। B और Q पर ये वैल्यू आ रही है 050 और 2040 पे, दो मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो क्लियर है। देखिए अब आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करा दी मैंने, है मैक्सिमम एट मैक्सिमम जो है 0 to 100 एंड जेड मैक्सिमम 400, जेड मैक्सिमम आपका 400 है, ये वैल्यू आई, एंड मिनिमम एट 2 पॉइंट्स, ये देखें एक आएगा 2040, तो 2040 पे जो जेड आ रहा है वो 100 है, एंड और एक आएगा आपका 050, 050 पे भी जो वैल्यू आ रही है वो देखें आप, 050 पे भी वैल्यू आ रही है, तो वो भी आप नोट कर लें, दैट इज ऑल्सो 100 x प्लस 2। तो बी और क्यू दो पॉइंट हैं जिन पे सेम मिनिमम वैल्यू आ रही है, यहां लिख सकते हैं हेयर बी एंड क्यू आर पॉइंट्स वेयर z इज इक्वल टू 100। बी और क्यू दो पॉइंट है जहां पे z आपका 100 आ रहा है, तो इसका मतलब है ऑल्सो नाउ एवरी पॉइंट on line joining B and Q, every point on line joining B and Q, we will get value of Z is equal to 100। B और Q पर जो भी पॉइंट होंगे, every point on line joining B Q, B और Q को जो भी पॉइंट ज्वाइन करेंगे, पॉइंट मतलब we will join B and Q by a line, तो हर एक पॉइंट पर B और Q पर जितने भी पॉइंट हैं उन सब पर Z की वैल्यू 100 होगी। For every point on the line B and Q we will get value of Z is equal to 100। तो Z की वैल्यू 100 है, आप नोट करें। So value of Z comes out to the 100। तो ये नोट करें, तो मिनिमम इसमें मल्टी 40 दो पॉइंट पे मिनिमम होगी, एंड वैल्यू इज Z is equal to 100। Also, every point on BQ line segment BQ will have same minimum। लाइन सेगमेंट BQ, ये लाइन का छोटा सा हिस्सा है BQ, बड़ी लाइन का, इस पर जितने भी पॉइंट होंगे B और Q पर लाइन सेगमेंट पर, उन सब पर Z की वैल्यू 100 होगी, मिनिमम वैल्यू। तो मैंने बताई थी बात पहले आपको, तो कहने का मतलब है प्रॉब्लम हैज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मैक्सिमम तो एक ही होगी और मिनिमम भी एक ही होगी, लेकिन मिनिमम एक बहुत ज्यादा पॉइंट्स पे होगी। बी और क्यू पर लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे उन सब पर मिनिमम वैल्यू आपकी 100 आएगी, तो मिनिमम वैल्यू इज 100। एवरी पॉइंट ऑन बी क्यू पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पर जेड की वैल्यू 100 आएगी, तो मिनिमम वैल्यू इज 100। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रॉब्लम। और ये 12 पॉइंट देखें आप, एक का 8वां क्वेश्चन है, ये इसका सोल्यूशन है। तो मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन इज देयर। सो दिस प्रॉब्लम इज हैविंग मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हैं इस बेस पे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपका सोल्यूशन। तो वैल्यू एक ही होगी और वो मैंने आपको बता दी कि क्या वैल्यू होगी। सो दैट वैल्यू इज मिनिमम इज 100, मैक्सिमम 400 होगी, लेकिन मिनिमम विल अकर एट सो मेनी पॉइंट्स। बी और के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पर जो मिनिमम वैल्यू है दैट विल बी सेम एंड दैट विल बी 100 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 400, मैक्सिमम वैल्यू 400। तो ये सोल्यूशन है। तो नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट प्लीज। एक क्वेश्चन आपको ये करा देता हूं मैं, देखें ध्यान दें थोड़ा सा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आई हैव सॉल्व्ड इन क्लास। तो एक ये भी क्वेश्चन है, ये भी देख लें आप, ये क्वेश्चन भी आप कर लें। सो दिस इज द प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज, ये क्वेश्चन आया हुआ एक दो बार। z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू constraints 3x plus 5y less than 50,
5x plus 2y less than 10, x greater than 0 and y greater than equal to 0. तो ये 12.1 का क्वेश्चन नंबर 30 थर्ड क्वेश्चन। मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y। 5x प्लस 3y को मैक्सिमाइज करना है और आपको कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, देखिए आप ध्यान दें, दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। ये कंस्ट्रेंट्स हैं 3x प्लस 5y लेस देन 15, तो ये लीनियर कंस्ट्रेंट है। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट द सॉल्यूशन विल बी देयर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन। तो ये देखिए आप LPP5 एंड डिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें देखिए ये तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले आप फिजिकल रीजन ड्रॉ करें, तो वही सेम स्टेप है, x हो x डैश, y हो y डैश, 0 0। सबसे पहले आप ड्रॉ करें 15, y 0, x will be 5, तो ये 0.50, x 0, y will be 3, तो ये आएगा देखिए, this will be 3x plus 5y 50। तो इसमें आप 0 0 डालें, 15 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, 15 ग्रेटर देन 0 ट्रू, इसका मतलब है 0 0 हमारे आंसर में आएगा, तो ये आंसर होगा, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ये आएगा इसके लिए। दूसरी देखें 5x plus 2y 10, y 0 x आया 2, so this point is 2 0, x 0 y आया 5, ये ऊपर आएगा 0 5, तो इट इज B है, ये रख लें। अब इसमें साफ पता लग रहा है कि फर्स्ट, क्योंकि रफ स्केच से पता लगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में काटी, लेकिन वैसे भी मैंने आपको बताया कि ज्यादा अच्छा रहता है कि आप इंटरसेक्शन निकाल लें, उससे चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाती है, ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप इंटरसेक्शन निकाल भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो ध्यान दें इसमें, इस केस में ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए। और इसके लिए आप देखें तो y 0 x आया 2, x 0 y आया 5, so we will join this। तो ये आपका इंटरसेक्शन हुआ P, दिस पॉइंट इज Q। तो इंटरसेक्शन निकालें सबसे पहले, तो ये देखिए 15 2y 10, तो इसको 5 से करें, 15x 25y 75, इसको 3 से करें 6y 30, ये सब्ट्रैक्ट कर दें 19y 45, तो y आया 45/90, तो y कोऑर्डिनेट हमारा आ गया। अब 45/19 आप याद रख दें, आएगा 57, 20/19, तो दिस पॉइंट इज 20/19, 45/19। इंटरसेक्शन निकालना बहुत जरूरी है, इंटरसेक्शन से थोड़ा सा मतलब आइडिया लग जाता है, बस तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि साफ पता लग रहा है कि दे विल कट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 2 जो आएगा वो इससे पहले आएगा यहां, और जो दूसरा पॉइंट होगा तो जो आपका ये 0 5 है, ये ऊपर आएगा, क्योंकि आपका x 5x plus 2y 10, x को 0 रखेंगे y 5, तो ऑब्वियसली पॉइंट 3 से ऊपर आएगा, तो ये आएगा। अब आप इसमें शेडेड रीजन देखिए, इसमें 0 0 डालें, 15 ग्रेटर देन 0 ट्रू, तो 0 0 आंसर में आएगा। दूसरे में डालें ट्रू है, ये आंसर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा फिजिकल रीजन होगा। ये देखिए आप ध्यान दें, दिस इज द शेडेड रीजन एंड इट इज फिजिकल रीजन, शेडेड रीजन इज फिजिकल रीजन, ये हमारा फिजिकल रीजन है। अब ये पता लग गया, अब इसमें बाउंडेड है एंड ऑल्सो इट इज बाउंडेड, ऑल्सो इट इज बाउंडेड, ये आपका बाउंडेड है। अगर बाउंडेड है तो दिखती बात है कि मैक्सिमम मिनिमम होगा, श्योर है। तो कॉर्नर पॉइंट्स, नाउ एट कॉर्नर पॉइंट्स आप ले लें, O 0 0, A1 2 0, P 20/19, 45/19, B 0 3, we will calculate value, z is equal to 5x plus 3y। तो ये देखिए आप z की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है इन 4 पॉइंट्स पे, तो ध्यान दें थोड़ा सा। सबसे पहले 0 0, at 0 0 z is 0, at 2 0 10, at P 45/19, 5 into 20/19,
3 into 45 by 90, 100 plus 235 by 90 क्या है। उसके बाद आप देखें दूसरा पॉइंट है आपका A1, वो निकाल लिया हमने। देन योर 03, अब आप 03 पे देखें जेड, दैट इज योर 9। तो इसमें देखें आप मिनिमम इज एट 00 एंड मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है आपकी दैट कम्स आउट टू बी 235 by 90। तो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज देयर एट 20 by 90 एंड 45 by 90, और मैक्सिमम वैल्यू आपके सामने 235 by 90 और मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज योर 0। तो इसमें मैक्सिमम पूछा था, तो मैक्सिमम आगे मिनिमम 0 है। सो हियर जेड मैक्सिमा एट, देखिए आप 20 by 90, 45 by 90 एंड जेड इज 235 by, एंड जेड मिनिमम, क्योंकि ये आपका जो इसमें 1 मतलब 10 से ज्यादा आएगी वैल्यू, और यहां पर ये वैल्यू आपकी 9 है जो एक पहली वैल्यू 03 पे निकाली, तो दिस विल बी मैक्सिमम एंड जेड मिनिमम 0 एट 0 0। सो मैक्सिमाइज करना था, सो ओनली वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ओनली वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसमें मल्टीपल ऑप्टिमल नहीं। तो एक से ज्यादा पॉइंट पे मिनिमम मैक्सिमम आ जाए तो उसको हम मल्टीपल ऑप्टिमल कहते हैं। तो उसमें मल्टीपल ऑप्टिमल नहीं है, ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये आपका आंसर है, आप नोट कर लें, तो आपके सामने सॉल्यूशन है। सो इन दिस मैनर वी विल प्रोसीड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 235 by 90। एक और क्वेश्चन देखिए 12.1 के मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन करा दिए मैंने जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। मल्टीपल ऑप्टिमल भी करा दिया, ऐसे भी करा दिए जिसमें एक से ज्यादा मिनिमम मैक्सिमम थी, और जिसमें फिजिबल रीजन अनबाउंडेड था वो भी कल करा दिए थे। एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें 10th क्वेश्चन इसका, ये देख लें आप, प्लीज राइट दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन 10th, मैक्सिमाइज x plus y subject to less than -1, minus x plus y less than 0, x greater than 0, y greater than equal to 0। तो इसको मैक्सिमाइज करना, z is equal to x plus y। तो we have to maximize, और ये कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स आपके सामने x minus y less than equal to 1, minus x plus y less than equal to 0। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहले x minus y minus 1 ये ड्रॉ करेंगे। देखिए आप x o x डैश, और यहां पर आएगा y o y डैश। इसमें आप 0 डालें, y को तो x आया -1, तो ये पॉइंट आएगा -1 0। तो उसके बाद आप x को 0 डालें तो y 1 आएगा, 0 1 b, इन दोनों को मिला तो ये आया x minus y minus 1। दूसरा 0, y equal to x, this will pass through origin। और एक सबसे बड़ी बात, अब दिमाग में बात आती है, मान लो आपने ऐसे डायग्राम बना दिया और इसको यहां कट करा दिया, तो सबसे बड़ी बात है आप पहले ऑब्जर्व करो, एक ये लाइन है x minus y minus 1 और एक लाइन है आपके पास y is equal to x। देखिए ध्यान दें, इसका स्लोप कितना है 1, कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस 1 में पड़ा है, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है -1, इसका स्लोप भी 1 है, दोनों लाइनों का स्लोप 1, इट मींस बोथ आर पैरेलल। ये लाइनें काटेंगी नहीं। ये लाइन x minus y minus 1 और y is equal to x will not cut because स्लोप वैसे भी देख रहे हैं 0 is equal to -1 पॉसिबल नहीं, पैरेलल है, स्लोप दोनों में सेम है। और ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, दे आर पैरेलल, स्लोप से पता लग रहा है तो वैसे आएगा। दीस लाइंस आर पैरेलल, व्हाई? क्योंकि इसका स्लोप आपका 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव, इसका स्लोप भी 1 है, दोनों पैरेलल है, y is equal to x। अब शेडेड रीजन देखिए, इसमें ये तो जब आप डायग्राम मतलब लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए इक्वल टू साइन देते हैं, जैसे x minus y लेस देन इक्वल टू -1 है, तो एक लाइन बन गई x minus y minus 1, दूसरी लाइन बन गई y is equal to x, y is equal to x, दिस लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, ये लाइन आपकी ओरिजिन से पास करेगी, और दूसरी लाइन आपकी ये, दोनों पैरेलल, दोनों के स्लोप सेम, कहीं नहीं काटेंगे। ये तो आपका जो लाइन का डायग्राम बनता है वो तो आपका इक्वल टू करके बनेगा। अब लेस और ग्रेटर से फिजिबल रीजन ड्रॉ होता है। जब आपने लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको इक्वल टू साइन लेना पड़ेगा, आपको पता है प्लस 1 में आपने पढ़ा है, x minus y minus 1, तो उससे एक लाइन बनेगी,
y इज इक्वल टू x, उससे लाइन बन गई, लाइन बन गई। लाइन बनने के बाद आपका फिजिबल रीजन देखना, इसमें 0 0 डालना, -1 आपका 0 से बड़ा है, फॉल्स, इसका मतलब ये वाला रीजन, इसमें ये वाला है। दूसरे में देखिए -x + y < 0, यहां पर कोई भी पॉइंट लेना, जैसे 2 0 ले। अब ये देखना है कि ये वाला होगा, ये वाला, अगर तो ऊपर वाला होगा तो ये कॉमन है, ये वाला आंसर आना था इसका। अगर ये वाला आंसर आएगा, देख लेते हैं, इसमें 2 0 है, 2 0 डालें, -2 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, मतलब इसमें आप 2 0 अगर डालेंगे, -2 < 0 ट्रू है। x को -2 डाल, x को 2 डालेंगे, y को 0, तो -2 < 0 ट्रू है। इसका मतलब हुआ 0 0, ये वाला आंसर जो 2 0 है, ये 2 0 हमारे आंसर में लाई करेगा, आपको बताया था मैंने। इसमें 0 0 डाल के फायदा नहीं, क्योंकि तो 0 0 से पास कर रहा है, तो ये होगा, ये ऊपर वाला होगा, तो 2 0 डालेंगे। अगर 2 0 डालेंगे तो आपके सामने -2 < 0, इट इज ट्रू। तो ट्रू का मतलब होगा कि ये हमारे आंसर में आएगा। अगर ये हमारे आंसर में आएगा तो इसके लिए ये होगा, उसके लिए ये होगा, तो कॉमन कुछ नहीं है, देयर इज नो कॉमन, इसमें नो सॉल्यूशन। देयर नो फिजिबल रीजन, नो फिजिबल रीजन फॉर दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो इसमें होगा नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वी कांट मैक्सिमाइज। तो जब भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे उसके लिए इक्वल टू साइन लेंगे, लेस और ग्रेटर से आपका फिजिबल रीजन पता लगता है कि कौन सा रीजन शेड होगा, कौन सा रीजन शेड नहीं होगा, वो पता आपका लेस और ग्रेटर से लगेगा। तो इसमें आपका नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन नहीं है। तो ये आंसर है इसका, देखिए आप, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये दिस कंप्लीट्स द 10th क्वेश्चन। तो ये 10th क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो ये देखिए, ये मिसलेनियस का 5वां क्वेश्चन है। एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स, 200 पैसेंजर्स को एरोप्लेन कैरी कर सकता है। 1000 रुपए का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ऑफ 1000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट। एग्जीक्यूटिव 2 क्लासेस हैं, इकोनॉमिक एक एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्लास में 1000 रुपए का प्रॉफिट है और इकोनॉमिक क्लास टिकट में 600 रुपए का प्रॉफिट है। एयरलाइन रिजर्व करता है एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, कम से कम 20, ज्यादा भी हो सकती है। 20 सीटें एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए रिजर्व है। हाउ मेनी, हाउ एवर एटलीस्ट, एक बात और कह रहा है, एटलीस्ट 4 टाइम्स as many passengers prefer to travel by economy class than executive class। क्या है, however at least 4 times, इसका क्या मतलब है, कम से कम 4 गुना लोग as compared to executive class prefer to travel by economy class। एग्जीक्यूटिव क्लास के मतलब इकोनॉमी क्लास में 4 गुना ज्यादा लोग एग्जीक्यूटिव क्लास से ट्रेवल करना चाहते हैं, कम से कम 4 गुना से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब इकोनॉमी क्लास में जो है, इकोनॉमी क्लास में जो पीपल हैं, दे वांट टू ट्रेवल 4 टाइम्स एज एग्जीक्यूटिव क्लास। 4 गुना डिटरमिन करो हर टाइप के कितने टिकट सोल्ड किए जाएं इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अब जैसे मैथमेटिक्स का ही प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है, आप देखें, अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में रिड्यूस हो जाएगा। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कितने टिकट आप एग्जीक्यूटिव के करें, कितने इकोनॉमी के बेचें, ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। सो दिस इज द मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन प्रैक्टिकल लाइफ। ये प्रैक्टिकल लाइफ में मैथमेटिक्स का यूज है। लीनियर प्रोग्रामिंग से आप ये चीज पता कर सकते हैं। वैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आती है, ट्रांसपोर्टेशन में कितना कैरी करना है, कितना क्या करना है, तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, आप इसको ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये है आपका, ध्यान दें, 12 पॉइंट इसका 12वें चैप्टर का मिसलेनियस का 5वां क्वेश्चन। मतलब इसमें मेन चीज है कि कम से कम 4 गुना ज्यादा पैसेंजर्स एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव क्लास प्रेफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास। मतलब मिनिमम 4 टाइम्स, 4 गुना से ज्यादा भी ट्रेवल करना प्रेफर कर सकते हैं। तो इस बार इसमें प्रॉफिट एक सीट पर 1000 रुपए है। मान लो नंबर ऑफ सीट्स एग्जीक्यूटिव क्लास की x है, इकोनॉमी क्लास की y है। एक टिकट पे 1000 रुपए प्रॉफिट है, तो एग्जीक्यूटिव क्लास पे हुआ 1000x, इकोनॉमी क्लास पे हुआ 600y। तो वी हैव टू दिस मैक्सिमाइज दिस प्रॉफिट 1000x प्लस 600y। अब कंस्ट्रेंट्स आप ड्रॉ करें, ये आपके पास आ गया। तो इसमें नोट करें मैक्सिमम पैसेंजर्स
200 पैसेंजर्स कैरी हो सकते हैं मैक्सिमम। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेवल नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम x प्लस वाई की वैल्यू 200 होगी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। इकोनॉमी क्लास में जो है, आप ध्यान दें थोड़ा सा, इकोनॉमी क्लास में 4 टाइम्स प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू एग्जीक्यूटिव क्लास। तो कहने का मतलब इकोनॉमी क्लास में कम से कम 4 गुना लोग एग्जीक्यूटिव क्लास के ट्रेवल करना प्रेफर करेंगे, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब अब आपने इकोनॉमी क्लास के y मानने हैं, एग्जीक्यूटिव के x मानने हैं, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। कहने का मतलब इकोनॉमी क्लास में कम से कम 4 गुना लोग एग्जीक्यूटिव क्लास से ज्यादा प्रेफर करेंगे ट्रैवल में, कम से कम। तो मिनिमम का मतलब एटलीस्ट, तो y इज इक्वल टू 4x मिनिमम वैल्यू होगी, 4x से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी क्लास का टिकट कम है, तो इकोनॉमी क्लास में ज्यादा लोग मतलब ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। और एक कह रहा है कि एटलीस्ट 20 सीट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास रिजर्व है, तो कहने का मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो ये लीनियर कंस्ट्रेंट्स है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। इन ये लीनियर कंस्ट्रेंट्स है एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट यू हैव टू मैक्सिमाइज। तो कहने का मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम से क्या होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम से हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन फ्रेम करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। लीनियर कंस्ट्रेंट्स हमारे फ्रेम हो गए कि टिकट आपके मतलब 200 पैसेंजर्स मैक्सिमम वो कर सकते हैं। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 4 गुना ज्यादा लोग एग्जीक्यूटिव क्लास में जो है, इकोनॉमी क्लास में जो है 4 गुना ज्यादा एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे, कम से कम। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x, मतलब मिनिमम y की वैल्यू 4x होगी। इकोनॉमी क्लास में जो 4 गुना लोग एग्जीक्यूटिव क्लास से ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे। और वो तो पता ही है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और कम से कम 20 टिकट्स एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए रिजर्व है। तो दीज आर द लीनियर कंस्ट्रेंट्स, नाउ वी विल ड्रॉ। तो x o x डैश मतलब जो आपको लैंग्वेज दी हुई है उससे आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन और लीनियर कंस्ट्रेंट बनेगा। अब आप ड्रॉ करें x प्लस वाई लेस देन, ये देखिए बन गया आपका। तो दिस पॉइंट इज 200 0, दिस पॉइंट इज 0 200। एक y इज इक्वल टू 4x, ये देखें दिस इज y इज इक्वल टू 4x। तो इंटरसेक्शन तो आप निकाल ही लें, मैंने आपको बताया है कि इंटरसेक्शन निकालना बहुत जरूरी है, वैसे भी जरूरत रहती है और सॉल्व करना भी इजी होता है। ड्रॉ करने के लिए तो इक्वल टू लेना पड़ता है, फिर लेस और ग्रेटर से कॉमन रीजन ड्रॉ करते हैं। तो इसमें 0 0 डालें, 200 ग्रेटर देन 0, मतलब ये आंसर में आएगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। इसमें देखना कौन सा रीजन आएगा। तो इसमें 200 0 डालें, x को 200 y को 0, तो 0 ग्रेटर देन 200 फॉल्स है, इसका मतलब इधर वाला आएगा। तो ये कॉमन रीजन बन रहा है। लेकिन एक और कंस्ट्रेंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, लेकिन ये इंटरसेक्शन आप निकाल लें, पहले इंटरसेक्शन जरूरी है। तो y को 4x रखें, तो 5x 200, क्योंकि अब x इक्वल टू 20 मान लो आपने यहां ड्रॉ कर दिया, और ये पॉइंट मान लो आपका उससे आपका जो है वो कम है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो x ये क्योंकि रफ स्केच है, तो यहां से x आ रहा है आपका 40। इफ योर x इज 40, y इज 160, so this point is 40 160, तो ये 40 आया। ये पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। दिस इज 40 160, x इक्वल टू 20, 40 से पहले आएगा, तो दिस पॉइंट विल बी x, दिस लाइन विल बी x इक्वल टू 20। तो ये लाइन x इक्वल टू 20 आ गई। अब ये पॉइंट भी निकालो, ये भी निकालो। दिस इज x प्लस वाई 200, तो 20 है, ये 180 हो गया। ये आर इंटरसेक्शन सारे निकालने। ये y इज इक्वल टू 4x है, ये 20 80 आ गया। अब हम कॉमन रीजन शेड करेंगे। तो ध्यान दें, x प्लस वाई लेस देन 200, इसमें ये आएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ये आएगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x। अगर आप इसमें ये देखूं मैं, अगर इफ आई ये r पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आप नोट करें, दिस इज r 20 80 r पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, 8 200 है इसके। x को 200, y को 0, 0 ग्रेटर देन 200 फॉल्स है, ये नहीं आएगा, ये आएगा। तो कॉमन रीजन ये होगा। ये ट्रायंगुलर रीजन जो है वो कॉमन रीजन बना। दिस इज शेडेड रीजन इज फिजिबल हियर। शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन एंड इट इज बाउंडेड। शेडेड रीजन आपका फिजिबल रीजन है एंड बाउंडेड। शेडेड फिजिबल है एंड बाउंडेड। सो बाउंडेड भी है, फिजिबल भी है। सो
मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ वैल्यूज आर देयर। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होंगी, देखिए आप ध्यान दें, मैक्सिमम भी होगी मिनिमम भी होगी, क्योंकि फिजिबल रीजन आपका बाउंडेड है। तो सबसे पहले आप निकालें 2080, जेड निकालें 2080 पे। तो जेड आपका देखिए 1000 है, 1000 इंटू 20, 600 इंटू 80। तो ये देखें आप 20,000 प्लस 48,000, तो व्हाट यू आर गेटिंग हियर 68,000 यू आर गेटिंग। उसके बाद आप तीन ही पॉइंट है आपके पास 40, 160, जेड निकालें 1000 इंटू 40 और उसके बाद आपका 600 इंटू 160, 40,000 प्लस ये देखें 1,36,000 यानी। उसके बाद आप ले एक पॉइंट, क्या गया 2080 भी आ गया आपका। एक पॉइंट और है देखिए आप, दिस इज x इक्वल टू 20 एंड दिस लाइन इज देयर, ये लाइन है आपकी 2180, ये भी निकाल लें एट 2180 पे देखें जेड जो आएगा 2180 पे जेड की वैल्यू जो आएगी देखें आप, तो जेड कम्स आउट टू बी, ये ध्यान दें थोड़ा सा 2180 पे क्या वैल्यू आएगी, तो ये ध्यान दें आप थोड़ा सा 2180 पे, तो ये बन जाएगा आपका 1000 इंटू 20, 600 इंटू 180। तो ये देखें 30,000 प्लस 108, तो ये बन गया 1,28,000। तो मैक्सिमम प्रॉफिट है, अब आपके सामने सब कुछ, ये तो इजी काम है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज एट 4160। 40 आप एग्जीक्यूटिव क्लास की टिकट सोल्ड करें और 160 आप इकोनॉमिक क्लास की टिकट सोल्ड करें, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा एंड दैट इज 1,36,000। तो ये नोट कर लें आप। सो मैक्सिमम प्रॉफिट इफ x is equal to 40 and y is equal to 160। 40 जो है वो आप एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट सोल्ड करें और 160 आप इकोनॉमिक क्लास के टिकट सोल्ड करें, तो मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी देयर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये देखें मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इतने टिकट आपको सोल्ड करने पड़ेंगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सो दिस इज यूज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ। तो मैथमेटिक्स का ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है, आप नोट करें। ये देखें ये लीनियर प्रोग्रामिंग का आपको लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको भेजे कराए इसमें, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, थोड़ा सा देख लें, आपकी बुक का सॉल्व एग्जांपल है। तो मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करा दिया, डाइट प्रॉब्लम भी करा दिया, इससे लास्ट लेक्चर में आपको मैंने ट्रांसपोर्टेशन कराया था, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन जो कराया था, तो वो अनसॉल्व क्वेश्चन था मिसलेनियस का। वैसे तो ये जो आपके जो जब सिलेबस में ये था भी तब भी आपका जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल आता है, जिसमें कंस्ट्रेंट दिए होते हैं और मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जो करना होता है फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें देखिए डाइट प्रॉब्लम है, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए ये आपकी बुक का सॉल्व एग्जांपल है। प्लीज सी द प्रॉब्लम। ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें जो फिजिबल रीजन है अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड वाला कंसेप्ट लगेगा। डाइटिशियन जो है दो टाइप के फूड मिक्स करना चाहता है इन सच ए वे दैट विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर, जो मिक्सचर के विटामिन कंटेंट है, कंटेन्स एट लीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, उसमें कम से कम 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए हो और 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी हो। जो विटामिन कंटेंट्स ऑफ मिक्सचर जो है उसमें कम से कम 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए होना चाहिए। इट शुड कंटेन 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए और कम से कम 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन, ज्यादा भी हो सकता है। दो टाइप के फूड मिक्स करने हैं। जो विटामिन कंटेंट्स ऑफ मिक्सचर है उसमें कम से कम 8 यूनिट ऑफ विटामिन ए होना चाहिए, 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी होना चाहिए। फूड वन, जो फूड वन है उसमें 2 यूनिट्स पर किलोग्राम ऑफ विटामिन ए है एंड 1 यूनिट पर किलोग्राम ऑफ विटामिन सी। 2 यूनिट 1 किलोग्राम में विटामिन ए है और 1 यूनिट 1 किलोग्राम में विटामिन सी है। फॉर फूड टू जो है 1 यूनिट पर किलोग्राम ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए है एंड 2 यूनिट पर किलोग्राम ऑफ विटामिन सी एंड 2 यूनिट है पर विटामिन जो सी है दूसरे फूड में वो 2 यूनिट पर किलोग्राम है। अब इट कॉस्ट 50 रुपीज पर किलोग्राम टू परचेज फूड वन।
फूड वन परचेज करने के लिए 50 रुपीज पर किलोग्राम चाहिए एंड 70 रुपीज पर किलोग्राम टू परचेज फूड टू। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच ए मिक्सचर। तो दिखती बात है, अगर आपका प्रॉफिट है तो उसको मैक्सिमाइज किया जाता है, और अगर कॉस्ट है, बनाने का जो खर्चा है, तो उसको मिनिमाइज किया जाता है। कॉस्ट इज टू बी मिनिमाइज्ड एंड योर प्रॉफिट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। तो ये होता है। तो you please see the solution of the problem. Let the mixture contains x kilogram of food 1. मान लो मिक्सचर में x किलोग्राम है फूड 1 एंड y किलोग्राम ऑफ फूड 2। मिक्सचर में x किलोग्राम ऑफ फूड 1 है और y किलोग्राम ऑफ फूड 2 है। Let mixture contains x किलोग्राम ऑफ फूड 1, y किलोग्राम ऑफ फूड 2. Clearly x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता। x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0. We will make the following table from the data. तो ये जो डाटा हमें दिया है, जो अभी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है, उसकी लैंग्वेज आपको बताई पढ़ के, उस डाटा से हम टेबल बना रहे हैं। रिसोर्सेज, विटामिन ए यूनिट्स पर किलोग्राम, विटामिन बी यूनिट्स पर किलोग्राम, फूड 1 फूड 2। मान लो x किलोग्राम ऑफ फूड 1 है और y किलोग्राम ऑफ फूड 2 है, तो विटामिन ए कंटेंट जो है 2 यूनिट पर किलोग्राम है और विटामिन बी जो है 1 यूनिट पर किलोग्राम है आपका फूड 1 में, और फूड 2 में विटामिन ए जो है आपका 1 यूनिट पर किलोग्राम है और विटामिन बी जो है दैट इज 2 यूनिट पर किलोग्राम है। और कम से कम 8 यूनिट जो है वो विटामिन ए होना चाहिए और कम से कम 10 यूनिट विटामिन बी होना चाहिए। मतलब 8 यूनिट विटामिन ए होना चाहिए और 10 यूनिट आपका विटामिन बी होना चाहिए उस फूड में। तो ध्यान से 2 यूनिट्स पर किलोग्राम फूड 1 में है, तो x किलोग्राम आपका फूड 1 है तो 2x, एंड 1 यूनिट पर किलोग्राम आपका फूड 1 में है तो x से मल्टीप्लाई कर दें इसको। तो आप ध्यान दें, फूड 2 में जो है आपका विटामिन ए कंटेंट आपका 1 यूनिट पर किलोग्राम है। ये फूड 1 में विटामिन बी है, फूड 1 में विटामिन ए जो है 2 है यूनिट पर किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 2 यूनिट है, और फूड 2 में विटामिन ए जो है दैट इज 1 यूनिट पर किलोग्राम, 1 यूनिट पर किलोग्राम है। तो विटामिन ए कम से कम 8 यूनिट होना चाहिए आपका मिक्सचर में, जो फूड 1 और फूड 2 को मिला के बना। तो x किलोग्राम फूड 1 है, मान लो y किलोग्राम फूड 2 है, तो फूड 1 में विटामिन ए आया 2x और फूड 2 में विटामिन ए आया y, तो 2x प्लस y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, कम से कम 8 किलोग्राम होना चाहिए। और फूड और विटामिन जहां की आप बात करें आपकी विटामिन बी की, तो 1 यूनिट पर किलोग्राम आपका उसमें है, तो x हो गया और उसमें 2y हो गया। तो टोटल जो आपका विटामिन बी बना आपका फूड 1 और फूड 2 में, वो बना x प्लस 2y, तो कम से कम 10 होना चाहिए। तो x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब आप ध्यान दें, वी विल फॉर्मुलेट दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब ये क्वेश्चन वही बन गया जो आपका 12.1 में जैसे क्वेश्चन है। लैंग्वेज से हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट बना लिया, तो इसको कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। 50 रुपए पर किलोग्राम आपकी फूड 1 की और 70 रुपीज पर किलोग्राम फूड 2 की है। तो 50x प्लस 70y वी हैव टू मिनिमाइज। हमने इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, 50x प्लस 70y, दिस कॉस्ट वी हैव टू मिनिमाइज, ये मिनिमाइज करना है। तो ध्यान दें, these are the linear constraints at 2x plus y greater than equal to 8, x plus 2y greater than equal to 10, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। तो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गए, इनको हम प्लॉट करके इसको मिनिमाइज करेंगे। तो ध्यान दें थोड़ा सा, बट वी विल डू, प्लीज कंसंट्रेट। दिस इज अवर x o x डैश एंड दिस इज अवर y o y डैश। तो इनइक्वालिटी तो बात की बात है, सॉल्व करना उसमें तो फिजिकल रीजन आएगा, उससे पहले हम इनको प्लॉट करेंगे। देखिए तो पहला है आपका 2x प्लस y 8, तो y0 x आ गया 4, तो दिस पॉइंट इज 4 0, x0 y आ गया 8, तो ये पॉइंट आ गया 0 8। इसको मिलाते हैं, ये ध्यान दें, दिस इज द इक्वेशन दैट इज 2x प्लस y इक्वल टू 8। इस अब 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, 0 0 डालें, 0 ग्रेटर देन 8 फॉल्स है, 0 ग्रेटर देन 8 फॉल्स है, तो इसका मतलब इसमें ऊपर वाला आएगा, वो तो फिर सबका कॉमन हम ड्रॉ करेंगे। दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये भी ड्रॉ करें, 10 आया तो दिस पॉइंट इज 10 0, y 5 आया, तो दिखती बात है 5 आपका 8 से नीचे होगा और 10 जो है वो 4 से परे, तो दिस इज b1, दिस इज 0 5। तो ये सब, वैसे तो मैंने आपको इतनी बार क्वेश्चन करा दी, इतनी बार बोला कि जब भी आप ये ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ड्रॉइंग रफ स्केच, आप ये रफ स्केच बना रहे हैं, लेकिन जब आप
मतलब आप प्लॉट करने से पहले इंटरसेक्शन निकालें, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काटेंगे सेकंड में काटेंगे। इंटरसेक्शन निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरसेक्शन नहीं निकाल रहे तो यू पीपल कैन फेस प्रॉब्लम। तो कई बार क्या होता है, गलती से आपने, क्योंकि रफ स्केच चाहिए, अगर गलती से आपने कहीं आगे पीछे बना दिया तो सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ध्यान रखें, पहले इसमें तो पता लग रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 10 यहाँ आएगा, 5 आपका 8 से नीचे आएगा, तो दिखती बात है कि ये ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं कट करेगा, ऐसे आएगा। लेकिन फिर भी आप निकाल लें, उससे आपको बेनिफिट रहेगा, दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। उससे ये पता लगता है कि काटेंगे कहां, फर्स्ट में काटेंगे, सेकंड में काटेंगे, फोर्थ में काटेंगे, तो यू विल केम टू क्लियर। तो ये थोड़ा इसमें तो साफ पता लग रहा है, क्योंकि अगर ऊपर होता तो ये बाहर काटते। अब ये 5 8 से नीचे है और 10 जो है वो 4 से परे है, तो ये लाइन दिखती बात है, नीचे है तो यहाँ इधर से जाएगी और यहां से आएगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं काटेंगे। लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व कर लें तो देखें, ध्यान दें थोड़ा सा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x प्लस 4y 20, ये घटा दें तो यहां से आपका माइनस 3y दैट इज इक्वल टू माइनस 12, तो y आ गया 4। अगर y 4 है तो x आया 2, तो यहां ध्यान दें, तो दिस पॉइंट विल बी 2 4, दिस इज p पॉइंट। अब आप देखिए फिजिबल रीजन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दिखती बात है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसमें 0 0 डालें, 0 ग्रेटर देन 8 फॉल्स है, 0 ग्रेटर देन 8 फॉल्स है, बाहर वाला आएगा। दूसरा डालें 0 ग्रेटर देन 10 फॉल्स है, इसमें भी बाहर वाला आएगा। और x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो दिस इज द फिजिबल रीजन, तो ये आपका अनबाउंडेड है। तो शेडेड रीजन, यहां देखें, हियर शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन। शेडेड रीजन आपका फिजिबल रीजन, आप ध्यान दें क्लियरली, शेडेड रीजन इज फिजिबल रीजन। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फिजिबल रीजन और अनबाउंडेड है। तो देखें, हियर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, जो आपका फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है। फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, तो क्लियरली फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड है। तो मैक्सिमम मिनिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहां ध्यान दें, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो देखिए क्योंकि अनबाउंडेड है तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर तो बाउंडेड होता तो आपको पता ही है कि थ्योरम कराई है ढंग से मैंने, जिसपे मिनिमा है वो मिनिमा, जिसपे मैक्सिमा है वो मैक्सिमा। लेकिन अब अनबाउंडेड है तो हमें इनइक्वालिटी और देखनी पड़ेगी। लेकिन पहले इन तीनों पॉइंट पे जेड की वैल्यू निकालें। तो ध्यान दें, सबसे पहले एट 0 8 जेड इक्वल टू 50x प्लस 70y, तो 0 प्लस 70 इंटू 8 560। एट 2 4 जेड 100 प्लस 280 दैट इज 380, क्योंकि जेड निकाल रहे 2 4, जेड इज इक्वल टू 50x प्लस 70y, ये वैल्यू है। एट 10 0 जेड 500, तो देखिए तीनों में जो मिनिमम है वो 380 है। तो इन दीज वैल्यूज minimum value of z, minimum value of z is at 2 4 and z minimum is 380। तो मिनिमम वैल्यू 2 4 पे है और वो 380 है। लेकिन फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है तो हम एक इनइक्वालिटी, तो ये सिंस फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड वी विल चेक दैट 50x plus 70y less than 380 has common point with feasible reason or not। ये चेक करेंगे कि इसका इस इनइक्वालिटी का फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट है नहीं है, बिकॉज रीजन है उसका, क्योंकि फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड है। बिकॉज फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, क्योंकि फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड, फिजिबल रीजन आपका अनबाउंडेड है, तो हम चेक करेंगे कि इसका फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट है या नहीं, whether this inequality has common point with feasible reason or not। 50x plus 70y less than 180, इसका मतलब है 50x plus 70y less than 380, इसका मतलब है 5x plus 7y less than 30। ये बना, तो इसको ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप देखें 5x plus 7y 38, y 0
x आया 38/5, तो 7 पॉइंट समथिंग, ये हो गया A2, तो दिस इज 38/5, 0। फिर आपका x0 y आया 5, आप देखें 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 पॉइंट समथिंग यहां जैसे आएगा क्योंकि x0 है तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, दिस पॉइंट इज B2, तो यह आएगा 0, यहां पर आएगा 38/7, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। दिखती बात है कि 5 से ऊपर होगा, 8 से नीचे होगा। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से लाइन बनेगी, दिखती बात है, ये लाइन आएगी। अब ये मेन चीज होती है, ठीक है, तो ठीक है कि रफ स्केच मैंने आपको बताया, क्योंकि हम एग्जैक्ट प्लॉटिंग तो कर नहीं रहे, तो ये चेक करना है कि इसको 2 पॉइंटों पे काटेगा, क्योंकि अगर 2 पॉइंटों पे काट गया तो दिखती बात है कि फिजिबल, क्योंकि ये लेस देन 38 है, 0 0 डालेंगे तो 38 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, तो ट्रू है तो इसका मतलब है इसमें जो इसी इनइक्वालिटी का आंसर होगा नीचे वाला पोर्शन आएगा। तो अगर ये 2 पॉइंटों पे काट गया इसको, तो दिखती बात है कि शेडेड रीजन हैज कॉमन पॉइंट विद दिस इनइक्वालिटी, तो व्हाट डज इट मीन, नो मिनिमम, मिनिमम नहीं होगा। लेकिन अगर इससे पास कर गया तो मिनिमम होगा, क्यों होगा, क्योंकि उसमें नीचे वाला पोर्शन आएगा और लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो ये पॉइंट, ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी। अगर इक्वल टू होता तो ये पॉइंट इंक्लूड होता। फिजिबल रीजन के साथ इसका अगर एक भी कॉमन पॉइंट है तो मिनिमम नहीं होगा। लेकिन इस केस में हम ये देखेंगे कि 5x + 7y < 38, क्या फिजिबल रीजन के साथ इसका कॉमन पॉइंट है, नहीं है, तो 2 4 चेक करें, इस पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, देखें x को 2 डालें y को 4, तो लाई कर रहे हैं, 10 + 28 38, इसका मतलब इस पे लाई कर रहा है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये पॉइंट आपका इस पे लाई कर रहा है, तो ये चीज आएगी। अब इसमें आप 0 0 डालें, 38 ग्रेटर देन 0 आपका फॉल्स है, तो 38 ग्रेटर देन 0 ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है नीचे वाला रीजन आएगा, 0 0 आंसर में होगा, तो इसका मतलब इसमें ये रीजन आएगा 5x + 7y < 38 में, इसमें 5x + 7y < 38 में ये रीजन आएगा। ये इसको टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर टच कर जाएगा तो फिर ये पॉइंट इंक्लूड होगा, तो मिनिमम नहीं होगा, लेकिन टच नहीं करेगा नीचे होगा, इसको टच नहीं करेगा, ये नीचे होगा। अब आप क्या करेंगे, तो हेयर 5x + 7y < 38 हैज नो कॉमन पॉइंट्स, नो कॉमन पॉइंट्स विद फिजिबल रीजन, इसका फिजिबल रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर ये टच कर जाता तो 2 4 कॉमन होता, तो फिर मिनिमम, सो मिनिमा एट 2 4, मिनिमा 2 4 पे होगा एंड दैट इज 380, सो दिस प्रॉब्लम हैज मिनिमा, इसका प्रॉब्लम का मिनिमा होगा एंड मिनिमा विल अकर एट 2 4, द मिनिमा विल अकर एट 2 4 एंड दैट मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमा होगा एंड दैट मिनिमम वैल्यू इज 380 जो हमने निकाली थी, क्योंकि 50x + 70y < 380 के फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। अगर फिजिबल रीजन के साथ कॉमन पॉइंट इसके आ रहे हैं तो मिनिमम नहीं होता, अगर ये 2 4 इंक्लूड होता, अगर उसमें इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल टू होता, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी जो फॉर्मूला आपको दिया है उसमें लेस देन इक्वल टू नहीं है, तो फिजिबल रीजन के साथ इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो मिनिमम होगा एंड दैट इज एट 2 4 जो निकाला था एंड दैट इज 380। सो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ये आपकी बुक का सॉल्व एग्जांपल था। तो इस ढंग से आपका एलपीपी मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में कवर कर दिए। जो आपका एलपीपी का पहला लेक्चर हुआ था उसमें मैंने दिया था एलपीपी 1 एंड रिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसमें आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, वो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। उन 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप देख लें, वो तीनों क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। तो एक ये क्वेश्चन था उनमें से 1991 में 2 नंबर का ये क्वेश्चन आया था, and it is multiple answer problem 1991, this question has been asked 2 marks। तो for 2 events A and B in sample space, sample space में 2 इवेंट्स हैं। पहली ऑप्शन है PA/B greater than equal to this, PA intersection B complement, मतलब only A, ये है, और एक ये है if A and B are independent, इसमें दिया है कि A और B independent है, and one option is PA union B this, if A and B are disjoint। तो देखना है कि कौन सा आंसर इसमें ट्रू है। तो ध्यान दें, जो मल्टीपल आंसर होता है उसमें आप ध्यान दें, सबसे बड़ी बात होती है मल्टीपल आंसर में कि आपको सारी ऑप्शंस देखनी पड़ती हैं। मल्टीपल आंसर बेशक आपका जेईई मेंस में नहीं आता, लेकिन इससे कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आईआईटी के पुराने क्वेश्चन आप करते हैं तो कंसेप्ट बूस्टिंग बहुत स्ट्रांग होती है, कंसेप्ट आपका क्लियर होता है कि कैसे है। तो देखिए पहला है कि दिस इज ट्रू, PB इज नॉट इक्वल टू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो इसको देखते हैं। एज वी नो, जैसे कि आपको पता है PA/B, PA/B क्या होता है आपको पता है, PA intersection B/PB। We know that PA/B is given by PA intersection B/PB. PA intersection B/PB is PA/B,
अब आप देखें, एज वी नो पी ए यूनियन बी, इसको आप नंबर 1 दे दें, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये होगा पी ए इंटरसेक्शन बी। सिंस पी ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू 1, आपको पता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक से ज्यादा नहीं, उसके एक से लेस होगी। इट इज लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब है माइनस ऑफ पी ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, माइनस ऑफ पी ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो यूजिंग दिस इनटू, तो यहां से पी ए इंटरसेक्शन बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि पी ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो माइनस ऑफ पी ए यूनियन बी, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो मतलब माइनस पी ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी -1, पी ए प्लस पी बी -1 से ये बड़ा होगा। क्लियरली? अब इसको आप b से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो इसका क्या मतलब हुआ देखें, इट इंप्लाइज, क्योंकि पी बी 0 नहीं है, अगर पी बी 0 नहीं है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, तो ये जो आएगा इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी -1 बाई पी बी, और ये की कंडीशन में होगा इफ पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर पी बी 0 नहीं है, अगर पी बी 0 नहीं है तभी होगा, ये अदरवाइज नहीं होगा। इफ पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो P इंटरसेक्शन B बाई PB इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, क्योंकि 0 होगा तो डिवीजन बाय 0, इट मींस इट इज ऑलवेज ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन इज देयर, तो पहली ऑप्शन आपकी है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। इसमें देखिए अब सेकंड ऑप्शन पे आए, आप ध्यान दें थोड़ा सा, वी विल गो फॉर सेकंड ऑप्शन। सेकंड है PA इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, PA माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये कह रहा है डज नॉट होल्ड, तो ये तो दिखती बात है कि ये गलत है। क्यों? देखिए आप ध्यान दें, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, ये ओनली ए, ओनली ए, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओनली ए, और ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए इट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी, ये ओनली ए है, ये पूरा ए है, ये कंप्लीट ए है, इट इज ओनली ए, ये ओनली ए है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी में नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी में नहीं है, ये ओनली ए, तो दिखती बात है ओनली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है पी ए माइनस बी, क्या होगा, पूरे ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी घटा दें, इसका मतलब है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो दिखती बात है ये तो ट्रू ही है। अगर ओनली बी की बात करें तो बी, पूरे बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी घटा दें तो ओनली बी आएगा, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ओनली बी, सिर्फ बी, तो ये आपका है, तो इसका मतलब है ये डज नॉट होल्ड, तो ये आपका मतलब होल्ड करेगा, तो ये फॉल्स है, तो बी आंसर इज नॉट देयर, तो बी आंसर आपका नहीं है। अब आई बात सी आंसर की, तो मल्टीपल आंसर करके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन ब्रेक करके आपका जेईई मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी तक ए ट्रू आया, अब हम सी पे आ रहे हैं, देखिए आप पी ए यूनियन बी, ये कह रहा है 1 माइनस ए पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये कह रहा है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी आपके इंडिपेंडेंट है देन दिस इज ट्रू, तो ये तो आपको पता है ये ट्रू है, पी ए यूनियन बी का मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, ये तो पता ही होना चाहिए, करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, 1 माइनस नन ऑफ देम अकर्स, एटलीस्ट वन, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स मींस पी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, 1 माइनस नन ऑफ देम अकर्स, 1 माइनस नन ऑफ देम अकर्स, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तब होगा ये, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब आप ध्यान दीजिए ट्रू है, तो देखें पी ए यूनियन बी, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस ए यूनियन बी कॉम, डिमॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंगली पी ए यूनियन बी आपका 1 माइनस पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। डिमॉर्गन लॉ के मुताबिक आपको पता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन लॉ होता है। और अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट हो गया, आपको बड़ा थ्योरम करे
एनसीईआरटी में। और ये भी है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी भी इंडिपेंडेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए भी इंडिपेंडेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी इंटरसेक्शन विल कन्वर्ट टू कॉम्प्लीमेंट में, जैसे कॉम्प्लीमेंट का मतलब डैश भी होता है, अब डैश लिखे कॉम्प्लीमेंट लिखे एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग। So it can be written 1 minus PA complement। कहने का मतलब at least one of them occurs का मतलब होगा 1 minus none of them occurs। PA union B at least one of them occurs, 1 minus none of them occurs, 1 minus कोई भी ना हो, तो ये आंसर आ गया 1 minus none of them occurs। तो इसका सी आंसर भी होगा। उसके बाद देखिए आप डी है, PA union B आपका ये दिया है 1 minus PA if A and B are disjoint। If ये तो है कि A and B are independent, इसमें लिख रहा है if A and B are disjoint, तो ये डी ऑप्शन है, दिस ये है, ये दिया है if A and B are independent, तो ट्रू हो गया आपका, A भी ट्रू आ गया, C भी ट्रू आ गया, B फॉल्स है क्योंकि इसमें ये ट्रू हो गया, इसमें डज नॉट होल्ड। अब सी डी दे रहा है A यूनियन B इज इक्वल टू दिस, यही वाला है, लेकिन उसमें कंडीशन लिखी है A and B are disjoint, तो दिखती बात है ये भी फॉल्स है क्योंकि if A and B are disjoint, if A and B are disjoint, अगर A और B disjoint है, because then, तो आपका P A यूनियन B जो होगा PA प्लस PB होता है। आपको पता ही है A and B are disjoint है तो ये होता है, उसका रीजन है because A intersection B 5 if A and B are disjoint। अगर A और B disjoint है तो इंटरसेक्शन B 5 होता है, इसका मतलब है probability of A intersection B 0। तो it means PA union B PA plus PB, क्योंकि जो फॉर्मूले में आता है PA union B वो PA plus PB minus PA intersection B होता है, तो PA intersection B 0 हो जाएगा अगर A और B disjoint है, तो it will be converted into PA plus PB। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, तो इसमें दो ही आंसर होंगे, that will be A and C। So this is the required answer of this problem। तो ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन था, इसके दो आंसर होंगे ए और सी। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया था 1989 का 2 नंबर का क्वेश्चन है, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पीई लाइज बिटवीन 0 एंड 1। पीई की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच है, मतलब श्योर नहीं है इवेंट 0 और 1 के बीच है, मतलब 1 भी नहीं होगी 0 भी नहीं होगी। पी एफ भी 0 और 1 के बीच है, इवेंट इज नॉट श्योर, ना इम्पॉसिबल है क्योंकि इम्पॉसिबल में 0 हो सकती है। तो पहली ऑप्शन है कि ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दूसरी है ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट, ई और एफ उसने इंडिपेंडेंट दी है, ये आपको गिवन है कि ई और एफ इंडिपेंडेंट है, आपको पता है इंडिपेंडेंट मींस पी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी इनटू पी एफ। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो कह रहा है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगे। ये दूसरा कह रहा है ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट, ये आपकी एनसीईआरटी में आपको पता ही है ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन सॉल्व है, मतलब एग्जांपल दिया है। ई डैश एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। तीसरी ही ऑप्शन है, तो पहली ऑप्शन है ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये चीज आपको पहले बताई थी, आपके एनसीईआरटी में भी दिया, थ्योरी ध्यान से पढ़ो। देखो ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो जरूरी नहीं है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे, बिकॉज इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हैव सम कॉमन थिंग, कुछ कॉमन हो सकता है, पर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं दे आर रिलेटेड टू सेम एक्सपेरिमेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर रिलेटेड टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान दें। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में हैव कॉमन थिंग बट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नेवर हैव कॉमन थिंग। एक का होना दूसरे को रोकेगा, एक हो रहा है तो दूसरे को रोकेगा। तो ये चीज मैंने आपको बहुत पहले भी क्लियर की थी, अगर आप एनसीईआरटी देखो उसमें भी दिया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स एंड म्यूचुअल, आपके एनसीईआरटी में जो दी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इवेंट। तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डू नॉट हैव कॉमन थिंग बट इंडिपेंडेंट मे हैव कॉमन थिंग। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नेवर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब दूसरी आई ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है, सिंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ई और एफ इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है पी इंटरसेक्शन एफ दैट विल बी पी इंटू पी एफ। वो इंडिपेंडेंट है तो पी इंटरसेक्शन एफ पी इंटू पी एफ होगा। अब उसने बोला ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट, तो देखें ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है ओनली ई। ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ओनली ई। ओनली ई का मतलब आपको पता ही है ई में से आपका ई इंटरसेक्शन एफ कम हो जाएगा,
और सिंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट तो P इंटरसेक्शन F आपका PE इंटू पी एफ होगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें ध्यान दें, PE आप कॉमन ले लें, अंदर बचा 1 माइनस पी एफ, तो PE 1 माइनस पी एफ का मतलब है F कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है P इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इज कन्वर्टेड इनटू PE इंटू पी एफ कॉम्प्लीमेंट, हेंस E एंड F डैश आर इंडिपेंडेंट। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि अगर E और F इंडिपेंडेंट हैं तो E और F डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि P इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट P इंटू पी एफ कॉम्प्लीमेंट। ये आगे अब दूसरा आता है E डैश एंड F डैश आर इंडिपेंडेंट। तो ये देखिए कैसे होगा, E डैश एंड F डैश, तो प्रोबेबिलिटी E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट। देखिए इसको लिख सकते हैं E यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन लॉ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। तो ये आ गया 1 माइनस PE यूनियन F। आप क्लियर करें, इसमें डिमॉर्गन लॉ लगा। अब PE यूनियन F, अब फॉर्मूला आपको पता है, PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F। तो यहां ध्यान दें, ये बना 1 माइनस PE माइनस PF प्लस PE इंटरसेक्शन F। E और F इंडिपेंडेंट है, E और F इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब है दिस विल बी PE इंटू PF बिकॉज E एंड F आर इंडिपेंडेंट। ये गिवन है, E एंड F आर इंडिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्ट क्लियर होता है इनसे, E और F इंडिपेंडेंट। तो यहां से ध्यान दें आप थोड़ा सा, व्हाट वी विल गेट हियर 1 माइनस PE, इसको ऐसे रखें, माइनस PF, इसमें से आ गया 1 माइनस PE। तो 1 माइनस PE इज PE कॉम्प्लीमेंट, PF अगेन PE कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों में फिर PE कॉम्प्लीमेंट कॉमन आ गया, यू आर गेटिंग 1 माइनस PF। तो PE कॉम्प्लीमेंट PF कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब हो गया दैट इज PE कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, PE complement into PF complement. So it means E dash and F dash are independent. तो यहां से प्रूव हो गया that is E dash and F dash are independent. इसका मतलब है E dash and F dash are independent. E dash और F dash आपके इंडिपेंडेंट, ये चीज प्रूव हो गई। क्योंकि मल्टीपल आंसर में आपको सारी ऑप्शंस ट्राई करनी पड़ेगी। लास्ट ऑप्शन है P E by F प्लस E कॉम्प्लीमेंट बाई F। तो ये देखें थोड़ा सा, P इंटरसेक्शन F बाई PF, E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F बाई PF, दिस इज इक्वल टू 1 बाई PF आपका कॉमन है, अंदर बचेगा PE इंटरसेक्शन F। इसका मतलब है ओनली F। E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F का मतलब है ओनली F। E कॉम्प्लीमेंट मतलब E नहीं और F के साथ उसका इंटरसेक्शन ओनली F। तो PF माइनस PE इंटरसेक्शन F ओनली F। अब आपका ये कैंसिल हो गया, तो यहां से बन गया PF बाई PF दैट इज 1। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो ट्रू। तो ये ऑप्शन भी आपकी ट्रू होगी, ये भी ट्रू है। तो इसके आपके 3 आंसर हुए B C D। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें इसमें E और F अगर इंडिपेंडेंट है तो E एंड F डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे। आपके आंसर F डैश और E भी इंडिपेंडेंट होंगे, E डैश एंड F डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ये भी प्रूव कर दिया। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत है, ये वाली। बाकी तो आपको पता होना चाहिए, जिसने मतलब एनसीईआरटी भी पढ़ी है कि अगर ये इंडिपेंडेंट होते हैं, आपकी बुक में क्वेश्चन है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये भी आपको पता है, ये भी क्वेश्चन है। ये देखने की जरूरत है कि इसका आंसर बनना है, ये मैंने आपको बताई दिया करके। इसका मतलब है ओनली F, E इंटरसेक्शन F by PF, E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F by PF ओनली। इसका मतलब है E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F ओनली F। तो F में से P इंटरसेक्शन F घटा दें, ओनली F, इसका मतलब ओनली F। PF माइनस P इंटरसेक्शन F, PF by PF 1 आया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब है ये 3 आंसर हुए इसके B C D। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, तो आईटी का क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ। देखें, ध्यान दें आप। तो ये देखिए 1986 का 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत यूनिक प्रॉब्लम है। देखिए इट इज
मल्टीपल आंसर में वन और मोर देन वन में भी करेक्ट, मतलब एक से ज्यादा भी ट्रू हो सकते हैं, तो एक भी हो सकता है। मल्टीपल आंसर में वन एंड मोर देन वन में भी करेक्ट, मतलब एक से ज्यादा ट्रू हो सकते हैं, लेकिन मल्टीपल आंसर में एक सिंगल आंसर भी हो सकता है। सिंगल जब आंसर होगा तो उसमें मल्टीपल नहीं हो सकता, लेकिन मल्टीपल आंसर में सिंगल आंसर भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखें। द स्टूडेंट अपीयर्स फॉर टेस्ट 1, 2 एंड 3। स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इफ पासेस आइदर इन 1, 2, या तो 1 और 2 में पास हो या 1 और 3 में पास हो, और का मतलब यूनियन है, समझे? या तो 1 और 2 में पास हो या 1 और 3 में हो, एक में हो या दोनों में हो या तीनों में हो जाए, 1, 2, 3 तो भी पास हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट पासिंग इन 1, 2, 3, पहले में पास हो उसकी P है, दूसरे में पास हो Q है, तीसरे की 1/2 है रिस्पेक्टिवली। इफ प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट सक्सेसफुल इज हाफ, अगर स्टूडेंट सक्सेसफुल है उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो इन ऑप्शंस में से बतानी है कौन सी ट्रू है। मल्टीपल आंसर है, 1 और मोर देन 1 में भी करेक्ट, तो इसमें इवेंट मानेंगे लेट ए बी इवेंट, ए मानेंगे दैट स्टूडेंट पासिस इन 1 एग्जामिनेशन, स्टूडेंट पासिस इन 1 टेस्ट 1। बी विद द इवेंट, बी माने दैट स्टूडेंट passes in test 2, and CB event passes in test 3। अब ये क्लियर नहीं है कि वो टेस्ट को पास कर रहा है, तो पास करना इंडिपेंडेंट है, मतलब पहले में पास हो रहा है, तो कॉमन सी बात है, इट इज क्लियर दैट इवेंट्स A, B and C are mutually independent। वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली का मतलब आपस में भी इंडिपेंडेंट और वैसे भी इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज भी इंडिपेंडेंट और वैसे भी। म्यूचुअली में आपका मतलब A, B और C भी इंडिपेंडेंट है, और पेयर वाइज तो है ही है, म्यूचुअली में तीनों आ गया। अगर पेयर वाइज है तो जरूरी नहीं कि A, B, C भी इंडिपेंडेंट हो, लेकिन अगर म्यूचुअली है तो पेयर वाइज है, वैसे भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पहले में पास हो रहा है उसका दूसरे से कोई लिंक नहीं है, दूसरे में पास हो रहा है उसका तीसरे से कोई लिंक नहीं है, तो दिखती बात है कि वो एग्जाम को पास कर रहा है, तो वो कॉमन सी बात है कि वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि पहले टेस्ट में पास हो रहा है उसका दूसरे से कोई लिंक नहीं। तो मतलब वैसे तो इंडिपेंडेंट दिया होता है उसने, तभी लेते हैं कि इंडिपेंडेंट अगर बोला है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिखती बात है कि मतलब थोड़े से कॉमन क्वेश्चन है ये, कि टेस्ट में पास हो रहा है तो एक टेस्ट का दूसरे से कोई लिंक नहीं, क्वेश्चन तभी पॉसिबल है। तो इस क्लियरली मतलब इसमें शो हो रहा है कि इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट है। पासिंग इन 1, 2, 3 टेस्ट, 3 टेस्ट है, तो पहले टेस्ट का दूसरे से कोई लिंक नहीं है, दूसरे का तीसरे से नहीं है, पहले का तीसरे से नहीं है, तो हमें ऑब्वियसली दे आर इंडिपेंडेंट, हमें मानना पड़ेगा इंडिपेंडेंट है। तो ध्यान दें, तो प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज सक्सेसफुल वो तब पास होगा अगर वो 1 और 2 में हो जाता है, और या 1 और 3 में हो जाता है। तो पहले में पास हो रहा है उसको A माना, दूसरे में पास हो रहा है उसको B माना, तीसरे में पास हो रहा है उसको C माना। तो प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज सक्सेसफुल, स्टूडेंट इज सक्सेसफुल, P A पहले और दूसरे में हो जाए, A एंड B, A हुआ कि पहले में हो जाए, B हुआ दूसरे में हो, A एंड B, और या पहले और दूसरे में हो जाए, या पहले और तीसरे में हो जाए, एंड, और या ये हो या ये हो, माइनस इन दोनों में कॉमन क्या होगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, कि तीनों में पास हो जाए। A और B में हुआ, A और C में हुआ, इनमें कॉमन क्या है, A B C तीनों में पास हो जाए। तो दिखती बात है 2 में हो जाए, तीसरे में ना हो, इसमें हो जाए, दूसरे में ना, या तीनों में हो जाए, वैसे भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको ऐसे देखना, प्लस आएगा PA इंटरसेक्शन C माइनस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ दी है, सक्सेसफुल है। तो मैंने आपको अभी बताया कि इवेंट हम मान लेंगे कि इंडिपेंडेंट है, दिखती बात है, इसका कोई लिंक नहीं दूसरे के साथ, तो इट विल बी PA इंटू P, और ये होगा आपका PA इंटू PC, और ये होगा PA PB PC, ये आपको हाफ दिया है। अब आप देखें, ध्यान दें, इसमें PA एक टेस्ट को पास करने की प्रोबेबिलिटी दी है उसने P, इसका मतलब है स्मॉल p, B को पास करने की दी है Q, प्लस A को पास करने की P, C को पास करने की हाफ, माइनस PQ बाई हाफ इज इक्वल टू हाफ। तो ये देखें, यहां से आप ये दोनों में से आ गया, PQ बाई हाफ प्लस P बाई हाफ इज इक्वल टू 1, तो 2 कट गया, P कॉमन, Q प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। ये देखें, सिंस Q प्रोबेबिलिटी है तो Q
Q आपका दिखती बात है 0 और 1 के बीच होगा, तो 0 और 1 के बीच होगा। सो इक्वेशन 1 हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि Q 0 और 1 के बीच है, इसका मतलब है Q प्लस 1 जो है आपका दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 2, तो 0 और 2 के बीच होगा Q प्लस 1। तो दिखती बात है कि P इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ P विल बी देयर। अगर Q फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Q, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होगा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Q प्लस 1 बिटवीन 0 एंड 2 देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ P। लेकिन हमें तो जो आंसर दिए हैं उसमें से देखना है कि कौन सा आंसर पॉसिबल है। वैसे तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आप देखें Q 0 और 1 के बीच है, तो Q प्लस 1 0 और 2 के बीच होगा। So this equation has infinite many solution। तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, बिकॉज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ Q प्लस 1 बिटवीन 0 एंड 2 P विल हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। लेकिन इसके अकॉर्डिंगली आप देखें, यहां ध्यान दें अगर आप थोड़ा सा, तो Q इज 0 एंड P इज 1। साफ पता लग रहा है Q, अगर आपका Q 0 होगा तो P 1 आ जाएगा। तो क्लियरली C इज करेक्ट, C आपका करेक्ट है, Q 0 P 1। वैसे तो इनफाइनाइट होंगे इसमें, क्योंकि सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वैसे तो इनफाइनाइट होगा इसमें। ये मतलब जैसे एक आंसर देता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो वो भी ट्रू होगा। इसके लिए इसमें दिया नहीं है ये मल्टीपल आंसर, लेकिन इसमें सिंगल आंसर है, दैट इज दिस आंसर इज देयर सी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान दें। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक और तरीके से भी हो सकता है, जैसे मैंने ये किया आइदर ए एंड बी और ए एंड सी। ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे इसको दूसरे ढंग से कर दें, ए बी में हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, ए सी में हुआ, बी में हुआ, या तीनों में हो गया, उससे भी यही चीज बनेगी। लेकिन इसमें एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, या ये हो या ये हो या दोनों हो जाए। दोनों हो जाए तो ए बी सी तीनों हो जाए, वो इसमें आ गया। तो ए यूनियन एफ का फॉर्मूला लगा के दिस इज द सॉल्यूशन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए जो रिवीजन 1 में आपको दिए थे, एलपीपी 1 एंड रिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी में। सो दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।